हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। दोस्तों आज बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये जो चार प्रकार के जीवन हैं। ठीक है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे चार चीजों के बारे में। ठीक, तो उससे पहले थोड़ा हम समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक, जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मुझे ऋग्वेद से मिलती है। पर अगर बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल के जो जानकारी है मुझे अन्य तीनों वेदों से मिलती है। किसकी जानकारी, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। पहले चलते हैं, शुरू करते हैं अब उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो अब हम थोड़ा फिर से देख लेते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों के बारे में। ठीक है, फिर हम देखेंगे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो चित्रधूषण, ठीक है, चित्रधूषण जो मृदभांड है दोस्तों, ठीक, चित्रधूषण मृदभांड जो है, इस मृदभांड से जानकारी मिलती है किसकी, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अर्थात यहाँ मिट्टी के बर्तन, ठीक है, थाली वगैरह बनाई जाती थी। ठीक, तो इससे संबंधित मृदभांड है जो इसकी जानकारी मिलती है किसकी, तो उत्तर वैदिक काल की, जिसे पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है चित्रधूषण मृदभांड को। ठीक है, तो ये पुरातात्विक शास्त्र था। और पुरातात्विक शास्त्र से संबंधित एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे जब ये चित्रधूषण मृदभांड था दोस्तों, इसके करीब 700 स्थल मिले हुए थे। कितने दोस्तों, तो 700 स्थल मिले हुए थे मृदभांड। और 700 स्थल में से जो चार थे, ठीक है, चार स्थलों की खुदाई की गई थी। 700 स्थल मिले हुए थे मृदभांड की, जिसमें से चार स्थल जो थे मुख्य थे, जिनकी खुदाई की गई थी। ठीक है, कौन कौन से थे, तो अंतरज्जी खेड़ा और जखेड़ा और हसनापुर एवं नोह, ये चार जो स्थल थे जिनकी खुदाई की गई थी। ठीक है, और स्थल हैं दोस्तों वह 800 बीसी के आसपास के स्थल हैं। कौन कौन से, तो ये 700 स्थल हैं। 700 स्थल में से चार स्थलों की खुदाई की गई थी। तो ये चार स्थलों के बारे में देखा हमने। ठीक, जो ये चार स्थल हैं ये 800 ईसा पूर्व के समय इनकी खुदाई हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 800 ईसा पूर्व के बाद 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज की जाती है। ठीक है, लोहे की खोज हो जाती है। अब बात करते हैं कि लोहे की खोज सबसे पहली बार कहाँ की जाती है, तो बात करते हैं वर्तमान में पाकिस्तान के गंधार। ठीक है, पाकिस्तान के गंधार में एक बात करते हैं, जो मृत होते थे दोस्तों उनको कब्र में लोहे के कुछ साक्ष्य वहां पाए गए हैं। ठीक है, तो जो कब्र में थे तो उनके साथ में कुछ लोहे के साक्ष्य मिले हुए हैं उत्खनन से। ठीक है, तो वहां से लोहे के प्रथम प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो 1000 के आसपास लोहे की खोज की जाती है पाकिस्तान के गंधार में। ठीक है, अर्थात जहाँ वो मृत होते थे, मृत के साथ में जो दफनाए जाते थे, उन्हीं के साथ में लोहे के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, कहाँ, तो गंधार में। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो जाती है। और इस लोहे की खोज होने के बाद क्या होता है दोस्तों, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ठीक है, चारों जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो हम अभी देखेंगे इस प्रकार से। ठीक, क्या होता है उसके बाद, क्या होता है कि जो लोहे की खोज की जाती है, लोहे की खोज होने के बाद लोहे को क्या कहा जाता है, तो बात कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो लौह आयस कहा जाता था और कृष्ण आयस के नाम से भी लोहे को जाना जाता था। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोहे को लौह आयस एवं कृष्ण आयस कहा जाया करता था। किसको, तो लोहे को। ठीक, उसके बाद तो ये थे क्या, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में देखा। जो इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो चित्रधूषण मृदभांड इंपॉर्टेंट है, जिसे पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1000 के आसपास लोहे की खोज हो जाती है। खोज होने के बाद बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और प्रथम साक्ष्य की बात करते हैं तो पाकिस्तान के गंधार में इसकी खोज की जाती है लोहे की।
ठीक है। और लोहे को क्या कहा जाता है, तो लौह आयरस एवं कृष्ण आयरस के नाम से जाना जाता है, किसी लोहे को। तो ये चीज थी पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य के बारे में आपको पता होगा कि साहित्यिक साक्ष्य में इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी सामवेद, यजुर्वेद और अन्य तीनों वेद की जो रचना हुई, तो इससे जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है। तो पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दो चीजें देखेंगे, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं राजनीतिक में क्या बदलाव आया दोस्तों, कि जो कबीला था दोस्तों वह जन कहा जाने लगा था, और अब इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब कबीले का आकार बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद उसे क्या कहा जाता है, जनपद, ठीक है। तो कबीला बड़ा हो गया, इसका आकार, और बड़ा होने से क्या हुआ, जन, और जन से क्या बना, जनपद, ठीक है। अब कबीला क्या हो गया, जनपद हो गया, ठीक है। कबीला बड़ा होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर राजा। राजा क्या हुआ कि राजनीतिक जीवन में क्या होता है कि राजा का जो महत्व था, पहले आपको पता होगा कि पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, कि उसमें राजा का महत्व था वह सीमित था, ठीक है। बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए जगह को, सीमित अधिकार थे। पर यहाँ पर क्या हो जाता है कि लोहे की खोज होने के बाद इतना बड़ा बदलाव हो जाता है, राजा का महत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उनकी शक्तियों में भी बदलाव आ जाता है, अर्थात जो शक्तियों में भी वृद्धि हो जाती है, किसकी, तो राजा के, ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, कहाँ, तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। पर जो सीमित व्यवस्था थी कैसी, राजतंत्र, तो वह देखने को मिलती है पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। पूर्ण रूप से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है कहाँ, तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक। उसके बाद जो राजा का पद था दोस्तों वह क्या हो जाता है, तो राजा का पद अब वंशानुगत हो जाता है, अर्थात राजा का पुत्र अब राजा ही बनेगा, ठीक है। ये चीज तो तो पूर्व वैदिक काल में था, इतनी चीजें, पर पूरी तरीके से नहीं था स्थायी। पर उत्तर वैदिक काल आते आते अब पद जो क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है, कि राजा का पुत्र अब राजा ही बनेगा, ठीक है। तो राजा का पद क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है, ठीक है। और ये चीज, एक चीज यहाँ से और एक चीज पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा की दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, अर्थात ये जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है देखने को मिलती है पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल में, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती, कौन से ग्रंथ से मिलती, तो ऐत्रेय ग्रंथ से मिलती। कौन से ग्रंथ से, तो ऐत्रेय ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती, किसकी, तो राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऐत्रेय ग्रंथ से मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो राजा का इसमें महत्व जाता है बढ़, राजा की शक्तियों में भी वृद्धि हो जाती है, और जो राजा का पद हो जाता है वह वंशानुगत हो जाता है, ठीक। उसके बाद राजा के अधिकारों के बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, सभा, समिति, गण और विदध, ये जो राजा के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई थी राजा की सहायता के लिए, इसमें क्या हो जाता है कि इनका महत्व कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि राजा का महत्व बढ़ जाता है। जो राजा इन 4 संस्थाओं जिनके लिए ये संस्थाएं बनाई गई थी, इनसे क्या लेते थे, तो इन्हीं के द्वारा निर्णय लेते थे, कौन, राजा। अब राजा का महत्व बढ़ गया है तो इनका महत्व हो जाता है कम, किनका, तो ये 4 जो संस्थाएं राजा के महत्व के लिए अर्थात राजा की सहायता के लिए बनाई गई थी, कौन कौन सी, तो सभा, समिति, गण एवं विदध, अब इनका महत्व हो जाता है कम, ठीक। अब महत्व किसका बढ़ जाता है, तो राजा का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। और शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है राजा के, ठीक। इनका महत्व हो जाता है कम। और जो अधिकारी थे दोस्तों, आपको पता होगा, जो अधिकारी को रत्निन कहा जाता था, ठीक है। अधिकारियों की संख्या अब क्या होती है कि पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि अधिकारियों की संख्या कितनी होती थी, 7। जो मुख्य जो अधिकारी होता था, पुरोहित या सेनानी मुख्य अधिकारी होते थे। अब क्या हो जाता है कि इसमें रत्निन की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है, तो रत्निन की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। अब संख्या कितनी हो जाती है, तो 17। तो बात करते हैं पूर्व वैदिक काल में कितनी संख्या थी, तो अधिकारियों की, अर्थात तो 7 संख्या थी, अब कितनी हो गई, 17। तो 10 अधिकारियों को और बढ़ाया गया, ठीक है।
उसके बाद अगर बात करते हैं जो बलि था दोस्तों अर्थात टैक्स था, पहले क्या होता था कि स्वेच्छा से दिया जाया करता था टैक्स। क्या कैसा टैक्स था दोस्तों? तो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। अब क्या हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल में आते आते, और पूर्व वैदिक काल में क्या था, स्वेच्छा से दिया जाता था, पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है कि अब ये जो स्वेच्छा से जो कर दिया जाता था, अब वह अस्थायी रूप से दिया जाने लगेगा। कौन सा? तो जो बलि था कर, ठीक है। तो बलि कर क्या था? पहले स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। अब इसकी जगह क्या हो गया? नियमित अर्थात स्थायी कर हो गया कि अब आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो बलि कर था उसमें क्या हो जाता है? नियमित हो जाता है। अब स्वेच्छा की जगह नियमित कर देना होगा। और उसके बाद बात करते हैं कि सेना एवं न्याय में अभी तक पूर्णतः कोई बदलाव नहीं आया था, अर्थात स्थायी रूप से नहीं थी सेना, ठीक है। जितनी जरूरत होती थी उतनी ही सेना को भर्ती किया करते थे, और न्याय भी अभी तक पूर्णतः स्थायी नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी कि राजनीतिक जीवन में, तो राजनीतिक जीवन में लोहे की खोज होने के बाद कितना बड़ा बदलाव आ जाता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि राजा का महत्व कम था, सीमित था, पर अब उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ जाता है। राजा के साथ साथ क्या हो जाता है, उनकी शक्तियों में भी वृद्धि हो जाती है। और उसके बाद जो राजा की सहायता के लिए 4 संस्थाएं बनाई जाती हैं, उनका भी महत्व कम हो जाता है, पर राजा का महत्व ज्यादा हो जाता है, जिनसे वह निर्णय लिया करते थे। 4 जो संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है। और पूर्ण रूप से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। कहाँ? तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं राजतंत्रात्मक की व्यवस्था, तो शुरुआत मानी जाती है थोड़ी बारी तो पूर्व वैदिक काल से ही मानी जाती है, पर पूर्णतः यहाँ से राजतंत्रात्मक हो जाता है। राजा का पद अब वंशानुगत हो जाता है, अर्थात राजा का जो है, राजा का पुत्र अब राजा ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत की अगर जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऐत्रेय ग्रंथ से मिलती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि अधिकारियों अर्थात रत्निन, अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। उनकी संख्या इसमें जाती है बढ़, कितनी हो जाती है? तो 17। पहले पूर्व वैदिक काल में कितनी थी? तो 7 थी, अब कितनी हो जाती है? 17। और मुख्य जो अधिकारी हुआ करते थे वह कौन थे? पुरोहित और सेनानी, ये सब मुख्य अधिकारी थे। अब इनकी उत्तर वैदिक काल में संख्या हो जाती है 17। उसके बाद फिर हमने देखा जो बलि था दोस्तों, टैक्स था, पहले स्वेच्छा से दिया जाने वाला टैक्स था। अब क्या हो जाता है कि अब स्थायी रूप से आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक। तो उसके बाद अब बात करते हैं हम सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। हमने बताया आपको कि लोहे की खोज ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चारों जीवन में इतना बड़ा बदलाव कर दिया है, ठीक। तो देखने को मिलता है। तो सामाजिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों, तो सामाजिक जीवन में क्या होता था? परिवार, परिवार से बनता था क्या दोस्तों? ग्राम, और ग्राम से क्या बनता था? विष, और विष से बनता था जन, और जन से बना क्या? जनपद। कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। परिवार, परिवार से बना ग्राम, ग्राम से बना विष, विष से बना क्या? जन, और जन से बना क्या दोस्तों? जनपद। अब क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक जीवन तो मात्र सतात्मक था। पर अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो जाता है कि पितृ सतात्मक, अर्थात वहां माता को महत्व ज्यादा दिया जाया करता था, ठीक। संयुक्त परिवार था, माता को महत्व ज्यादा दिया जाया करता था। जो परिवार की मुखिया कौन थी? तो माँ थी। हेड कौन थी? माँ थी। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि माँ के स्थान पर पिता को मुख्य हेड माना जाता है, ठीक है। तो पितृ सत्तात्मक सत्ता होती है, अर्थात जो परिवार का मुखिया होता था वह पिता होते थे, और पिता का महत्व अधिक होता था यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में माता का महत्व ज्यादा होता था, ठीक है। तो हमने देखा परिवार से बना ग्राम, ग्राम से विष, और विष से जन, और जन से बना क्या? हमारा जनपद। और जनपद के बाद फिर देखेंगे हम महाजनपद, 16 महाजनपदों का उदय होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था। कौन कौन सी? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियां देखने को मिलती हैं। किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। पर हमने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर जाति दी जाती थी। किसके आधार पर? तो
कर्म के आधार पर कितना बड़ा बदलाव होता है। उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल में किस पर हो जाता है, तो जन्म के आधार पर जाति को बांटा जाता था। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर वहां क्या था, तो वहां कर्म के आधार पर जाति को बांटा जाता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी, पर यहाँ जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो जन्म के आधार पर। ठीक है, ऐसी तो जन्म के आधार पर थी। और जो परिवार था कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता को महत्व ज्यादा दिया जाया करता था। और 4 जो वर्ण थे कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियां यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्त्रियां। तो यहाँ पर क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्री की जो स्थिति थी दोस्तों कम हो जाती है, पर जो पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, बेहद। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है। ठीक है, कैसी, तो यहाँ की जो स्त्रियां की जो स्थिति थी कैसी थी, तो इसमें गिरावट देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, जहाँ पर हमने बताया था कि पूर्व वैदिक काल में समिति एवं विदत जो 2 संस्थाएं थी जो राजा के लिए बनाई गई थी सहायता के लिए, इन 2 समितियों में क्या होता था कि महिलाओं को शामिल किया जाता था। अब क्या हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें क्या है कि महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, अब इससे 2 समितियों में महिलाओं को भागीदारी नहीं दी जाती, अर्थात इसमें शामिल नहीं किया जाता है। किसमें, तो विदत और समिति में शामिल नहीं किया जाता है महिलाओं को। और बात करते हैं कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा यहाँ शुरुआत हो जाती है। दहेज प्रथा एवं पर्दा प्रथा की शुरुआत मानी जाती है, कहाँ से, तो उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो हमने बताया था कि पूर्व वैदिक काल में 3 महिलाएं थी जो विदेशी थी, पर उत्तर वैदिक काल में भी 3 महिलाएं होती हैं। कौन कौन सी, तो मैत्रेयी, गार्गी और कल्याणी। ठीक है, मैत्रेयी, गार्गी और कल्याणी यह विदेशी महिला होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था, पर पूर्व वैदिक काल के ही समान था। ठीक है, दासों की। उसके बाद बात करते हैं कि जो स्त्रियों की स्थिति है दोस्तों, कहा जाता है कि ऐत्रेय ग्रंथ में कहा गया है कि स्त्री जो है वह दुखों का कारण है। किसमें कहा गया है, तो ऐत्रेय ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहा गया है कि स्त्री है जो है दुखों का कारण है। और एक है जो मैत्रेय जो ग्रंथ है, इसमें कहा गया है सूरा एवं पासा, एवं तीसरी सबसे बड़ी बुराई जो है वह कौन है, तो वह स्त्री है। तो ये चीज किसमें कही गई है, तो मैत्रेय ग्रंथ में कहा गया है सूरा अर्थात शराब, और पासा अर्थात जुआ, और तीसरी सबसे बड़ी बुराई कौन है, तो स्त्री है। यह बात किसमें कही गई, किस ग्रंथ में कही गई है, तो यह मैत्रेय ग्रंथ में कही गई है। और ऐत्रेय ग्रंथ में क्या कहा गया है स्त्री को, तो सबसे बड़ी अगर बुराई कोई है तो वह कौन है, तो स्त्री है। यह बात ऐत्रेय ग्रंथ में कही गई है। ठीक, कौन से ग्रंथ में, तो ऐत्रेय ग्रंथ में कही गई है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में यहाँ गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, पर पूर्व वैदिक काल में काफी अच्छी स्थिति होती है, किसकी, तो महिलाओं की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, और बात करते हैं कि ये जो 4 आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है पहली बार देखने को मिलता है। ठीक, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो इन जो 4 आश्रम है दोस्तों कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो 4 आश्रम अर्थात जो आश्रम व्यवस्था शुरुआत देखने को मिलती है वह पूर्व वैदिक काल में नहीं थी, पर यह उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, पहली बार शुरुआत मानी जाती है। और इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस जाबलो उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती है। आश्रम व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, 4, तो 4 आश्रम व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, जाबलो उपनिषद से जानकारी मिलती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं। तो जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है जो दोस्तों है, यह क्या है, तो 0 से 25 वर्ष। ठीक, 0 से 25 वर्ष का जो समय है वह क्या है, ब्रह्मचर्य का है। और बात करते हैं दूसरा कौन सा दोस्तों है, तो गृहस्थ है, तो यह है 25 से 50 वर्ष तक का। ठीक है,
और जो तीसरा है वह है वानप्रस्थ है, यह क्या है 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक, ठीक है। और जो चौथा है दोस्तों यह संन्यास है, ठीक है। संन्यास का है, यह कितना है 75 से 100 वर्ष के बीच में, ठीक है। तो ये जो पहले जो 3 दोस्तों हैं, ठीक, इन्हें ये पहले थे और लास्ट में जोड़ा गया है कौन, संन्यास वाला, ठीक, कितना 75 से 100 वर्ष की। बात करते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो जीवन था कितना, तो 0 से 25 वर्ष, अर्थात इसमें शिक्षा को प्राप्त करना, ठीक है, ग्रहण करना, ये चीजें संबंधित किसमें थी, तो ब्रह्मचर्य में थी 0 से 25। और ग्रस्त वाले में क्या था 25 से 50, ठीक, इसमें क्या था कि वंश को बढ़ाना, ठीक है, ये किससे संबंधित था, ग्रस्त को, ठीक। उसके बाद बात करते हैं वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में क्या होता था कि परिवार से अलग होकर जीवन व्यतीत करना, अर्थात जंगलों में रहकर वहां जीवन व्यतीत करना, अर्थात परिवार से अलग। और उसके बाद एक और लास्ट अंतिम क्या था, चौथा, तो संन्यास, ठीक है। और बात करते हैं कि पूछा जाता है एग्जाम में कि चारों जो आश्रम थे, चारों आश्रम में से सबसे जो श्रेष्ठ किसे माना गया है, तो गृहस्थ आश्रम को माना गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा आश्रम था, तो गृहस्थ आश्रम था, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद बात करते हैं गोत्र। आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे गोत्र से, ठीक है। तो जो गोत्र की शुरुआत मानी जाती है, ठीक, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, वह उत्तर वैदिक काल में ही मानी जाती है, ठीक। और ये है किससे संबंधित, तो ये वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, कौन, तो गोत्र, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं सामाजिक जीवन में, तो यहाँ के लोगों का जो भोजन था वह शाकाहारी मांसाहारी, अर्थात पूर्व वैदिक काल के समान ही यहाँ के लोगों का भोजन था, ठीक, मांसाहारी एवं शाकाहारी। और मनोरंजन में हमने तो मनोरंजन भी समान था, पासे खेलना, नृत्य करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, ठीक है, ये सब क्या था, तो ये था मनोरंजन, ठीक। तो पूर्व वैदिक काल के ही समान था। उसके बाद अगर बात करते हैं 8 प्रकार के विवाह यहाँ पर प्रचलित थे। कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के विवाह यहाँ पर प्रचलित थे। 8 में जो मुख्य 2 थे, ठीक है, कौन कौन से थे दोस्तों, तो अनुलोम और प्रतिलोम, ये दोस्तों ये मुख्य थे, 8 में से ये 2 मुख्य थे। और ये अनुलोम क्या होता था दोस्तों, अनुलोम विवाह क्या होता था दोस्तों, जो लड़की होती थी वह निम्न वर्ग की होती थी और जो लड़का होता था वह उच्च वर्ग का होता था, ठीक, उच्च वर्ग का होता था। तो इसे ही कहा जाता है क्या, तो अनुलोम विवाह, ठीक, अनुलोम विवाह कहा जाता है। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था, जैसे लड़की होती थी वह उच्च वर्ग की होती थी और जो लड़का होता था वह निम्न वर्ग का होता था, ठीक, इस विवाह को कहा जाता था प्रतिलोम विवाह, ठीक। तो कई बार पूछा जाता है अनुलोम विवाह क्या है और प्रतिलोम विवाह क्या है, ठीक है। और 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन कहाँ मिलता है देखने को, तो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी। तो सामाजिक जीवन में हमने देखा कि परिवार से ग्राम से विश्व और विश्व से जनपद बना और बाद में महाजनपद, 16 महाजनपद बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म पर आधारित थी, पर पूर्व वैदिक काल में कर्म के पर आधारित थी, ठीक है। और 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि स्त्री की जो स्थिति थी इसमें गिरावट आ जाती है उत्तर वैदिक काल में, पर पूर्व वैदिक काल में गिरावट नहीं, वहां पर स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ समित एवं विदत में महिलाओं को सहभागीदारी नहीं बनाया जाता है और यहाँ दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है, ठीक। और यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था पर सीमित था। उसके बाद फिर हमने विदेशी महिलाओं के बारे में देखा कि मैत्रेयी, गार्गी और कल्याणी, ये 3 प्रमुख विदेशी महिलाएं थीं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर आश्रम व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है पहली बार, कौन कौन सा था, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा गोत्र। तो गोत्र की शुरुआत कहाँ मानी जाती है, तो उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है और ये किससे संबंधित है, तो यह वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, ठीक। फिर हमने उसके बाद भोजन के बारे में देखा, मांसाहारी शाकाहारी थे। मनोरंजन के बारे में देखा कि नृत्य करना, पासा करना और खेलना और पशुओं को आपस में लड़ाना, ये सब उनके मनोरंजन कार्य थे। विवाह में देखा हमने कि 8 प्रकार के विवाह यहाँ प्रचलित थे, जिसमें से 2 मुख्य थे, कौन, अनुलोम और प्रतिलोम। तो ये चीजें हमने दोस्तों देखी आज, ठीक। तो हमने राजनीतिक जीवन के बारे में देखा जो वहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
ठीक। और फिर हमने उसके बाद देखा सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक, कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है एक लोहे की खोज के कारण। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक, तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे जो छूट गया है। तो छूटा है क्या दोस्तों? तो हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में देखा। तो धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।